अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी जिसका उन्वान है बोतल की चुड़ैल। जमील साहब अपनी छोटी सी फैमिली के साथ बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। वो आसार कदीमा में जॉब करते थे। वो, उनकी बेगम कुद्सिया, बहू और एक ही बेटा था उनका वकार, और उनकी एक प्यारी सी पोती रौनक जो 4-5 साल की थी और वाक़ई उनके घर की रौनक थी। ऑफ़िस में जब भी कभी आसार मिलते किसी पुरानी जगह के तो जमील साहब को भी वहाँ जाना पड़ता। उनके असिस्टेंट ने बताया कि सर, सिंध में कुछ आसार मिले हैं पुरानी जगह के, बस्ती की खुदाई जारी है। जमील साहब अपने असिस्टेंट से बोले, काशिफ़ हम लोग भी चलकर देखेंगे। काशिफ़, ठीक है सर। दूसरे दिन काशिफ़ और जमील साहब अपनी गाड़ी में मिटियारी की तरफ रवाना हो गए। जब वो लोग मिटियारी पहुँचे तो दोपहर हो रही थी। मज़दूर खुदाई कर रहे थे। कुछ देर आराम करके जमील साहब और काशिफ़ अपना सामान सँभाल के इस जगह पहुँच गए। इस जगह के इंचार्ज से बात की। जो कुछ भी अभी तक की रिपोर्ट थी उसने जमील साहब के गोशेगुज़ार कर दी। जमील साहब काशिफ़ के साथ अंदर की तरफ उतरती हुई सीढ़ियों से अंदर चले गए। ठोंक बजा के दीवारों को देखने लगे। उनके हाथ भी बहुत सी नायाब चीज़ें लगीं जो जमील साहब ने हिफाज़त से अपने गले में लटके बैग में डालनी ताकि ऑफ़िस में जमा करवा सकें। वापसी में उन्हें एक काले रंग की अजीब डिज़ाइन की छोटी सी डिबिया मिली जिसमें एक बोतल थी जो ना जाने क्यों जमील साहब ने अपनी पैंट की जेब में डाल ली। ऑफ़िस पहुंच के सारी चीज़ें जमील साहब ने एंट्री करवाई, फिर इनको सेफ़ में रखवा दिया। उनके जहन से वो बोतल बिल्कुल निकल गई। वो घर आ गए। जब वो कपड़े चेंज कर रहे थे उनको बोतल का पता चला। जमील साहब ने सर पे हाथ मारा। अरे यार, मैं इसे तो भूल ही गया। चलो खैर, कल तो छुट्टी है, पीर को जमा करवा दूंगा। जमील साहब ने बोतल जेब से निकाल के साइड दराज में रख दी। जमील साहब की आदत थी, जब भी वो कोई चीज़ रौनक के लिए लाते इसे इसी दराज में रखते थे, और रौनक को भी ये बात मालूम थी। रौनक जमील साहब के कमरे में आई और कुद्सिया बेगम से बोली, दादा जान कहाँ हैं और मेरे लिए आज क्या सरप्राइज़ है? कुद्सिया बेगम बोली, बेटा तुम्हारे दादा जान ईशा की नमाज़ पढ़ रहे हैं और आज मुझे नहीं मालूम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। कोई बात नहीं दादी जान, मैं खुद देख लूँगी, रौनक बोली। वो दराज की तरफ बढ़ते हुए, दराज में एक खूबसूरत डिबिया रखी हुई थी। वो बॉक्स उठाकर बोली, दादी जान मुझे अपना सरप्राइज़ मिल गया है, और अपने कमरे की तरफ भाग गई। नाश्ते की टेबल पे रौनक को ना पाके जमील साहब ने अपनी बहू रानी से पूछा, हमारी बिटिया कहाँ है? आज क्या उसे स्कूल नहीं जाना? रानी, अब्बाजान रौनक को बहुत तेज़ बुखार है, आज वो स्कूल नहीं जाएगी। जमील साहब रौनक की बीमारी का सुनकर परेशान हो गए। बहू से बोले, बेटी रौनक को डॉक्टर के पास ले जाना। रानी भी, अब्बाजान रौनक को डॉक्टर को भी दिखा दिया है, मगर इसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। रौनक एकदम चुप हो गई थी। सब घर वाले परेशान थे। आज रौनक कुछ बेहतर थी तो कुद्सिया बेगम ने कुछ मेहमानों को खाने पे बुलाया। रानी और सकीना, जो इनके घर मुलाजिम थीं, दोनों मिलकर डिनर की तैयारियां कर रही थी। सब मेहमान आ चुके थे। घर में बहुत चहल पहल थी। मेहमान कुछ गप्पियों में लगे हुए थे। रौनक अपने कमरे से नीचे उतर कर आई और रोते हुए अपनी माँ से बोली, मुझे बहुत भूख लगी है। आप मुझे से खाने आपने मुझसे खाने का भी नहीं पूछा। जब से रौनक को बुखार हुआ था वो खाना नहीं खा रही थी। रानी खुश हो गई, बोली, हाँ बेटा, मैं तुमको खाना खिलाती हूँ। रानी ने सकीना से खाना मंगवाया और रौनक को टेबल पे बिठा के खाना खिलाने लगी। रौनक ऐसे खाना खा रही थी जैसे वो सालों से भूखी हो, और खा ही जा रही थी। सब मेहमान रौनक को अजीब नज़रों से देख रहे थे। घर वाले शर्मिंदा हो गए। रानी ने रौनक से कहा, बेटा बस करो। रौनक गुस्से से बोली, अभी मेरा पेट नहीं भरा है। रानी मुश्किल से रौनक को बहलाकर ऊपर इसके कमरे में ले गई। रौनक नाराज़ होकर मुंह दूसरी तरफ करके लेट गई। जब सारे मेहमान चले गए तो जमील साहब रौनक के पास आए। बोले, बेटा क्या हुआ? रौनक कुछ ना बोली। जमील साहब ने कहा, हमारी बिटिया नाराज़ है और अपने दादा से। रौनक अजीब आवाज़ में बोली, सब मेरे कमरे से निकल जाएं, मुझे अकेला छोड़ दें। जमील साहब रौनक को इस तरह बदतमीज़ी से बोलते हुए देख के हैरान हो गए। रौनक तो बहुत तमीज़दार बच्ची थी। जमील साहब अपने अच्छा बेटा,
तुम आराम करो, हम जा रहे हैं। दूसरे दिन रौनक अपने कमरे की सारी चीज़ें फेंक कर तोड़ दी। सकीना ने जब इसे मना किया तो इसको भी रौनक ने थप्पड़ मारे। सकीना रोती हुई नीचे भागी और दादी जान को सारी बात बताई। रानी और कुत्सिया बेगम परेशान होकर रौनक के कमरे में भाग कर गईं और पूछा। कुत्सिया बेगम कमरे की हालत देखकर, क्या हुआ मेरी बच्ची? रौनक के बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे, आंखें सुर्ख हो रही थी। रौनक, चले जाओ इस कमरे से वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। एक तकिया उठा के कुत्सिया बेगम की तरफ फेंका। सास बहू बुरी तरह सहम गईं। रानी ने फौरन अपने शौहर और ससुर को फ़ोन किया। बाप बेटे दोनों तकरीबन गाड़ी भगाते हुए घर पहुंचे। रानी और कुत्सिया बेगम का रो रो कर बुरा हाल था। जमील साहब, मुझे लगता है शाह साहब को बुलाना चाहिए। कुत्सिया बेगम बोली। हाँ जल्दी करें शाह साहब ने घर में कदम रखा। वहाँ रौनक बेचैन हो गई और ज़ोर ज़ोर से खौफनाक अंदाज में चीखने लगी। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, इस बुढ़े को भी मार दूंगी। शाह साहब कमरे में आए। रौनक बेड पे लेटे लेटे ऊंचा उछलने लगी। शाह साहब, कौन है तू? रौनक, मैं तेरा बाप हूँ, मुझसे लड़ने आया है बुढ़े? शाह साहब ने अब आबे जमजम का पानी रौनक निकाला जेब से और इस पर पड़ पड़ के फूकने लगे। फिर इसने पानी के छींटे रौनक पर मारे। रौनक को जैसे आग लग गई। रौनक, ओ बुढ़े, तू समझता है ये जंतर मंतर मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं? मैं तुझे जान से मार दूंगी। शाह साहब ने रौनक के माथे पर हाथ रख कर रौनक ने जोर से शाह साहब को धक्का दिया। वो कुर्सी के साथ नीचे पीछे जा गिरे। फिर तो कमरे में एकदम भूचाल आ गया। खिड़की के पट जोर जोर से बजने लगे। शाह साहब बड़ी मुश्किल से उठे और इस पर दम करने लगे। रौनक कुछ नरम पड़ गई, फिर आराम से सो गई। शाह साहब रौनक के कमरे से बाहर आ गए। जमील साहब से गोया हुए। जमील साहब, मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखूँगा। ये बहुत पावरफुल असर है। मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर सिर्फ मेरी जान की बात होती तो मैं कोशिश करता, मगर ये बच्ची की जान को भी खतरा है। जमील साहब घबरा के, शाह साहब अब हम क्या करें? मैंने तो अल्लाह के बाद आपका सहारा था। शाह साहब आप परेशान ना हो, मैं अपने उस्ताद मोहतरम से बात करूँगा। बस आप लोग दुआ करें कि वो पाकिस्तान में हो। अक्सर वो बैरून मुल्क जाते रहते हैं। जमील साहब, प्लीज़ शाह साहब आप जल्दी रब्ता करें। शाह साहब जमील साहब से गोया हुए, आप भी अपने घर वालों को कुछ नहीं बताइएगा। जमील साहब, जी बिल्कुल। शाह साहब घर से रवाना हो गए। शाह साहब के जाते ही रौनक ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोली, देखा बुढ़ा भाग गया, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब मैं आज़ाद हूँ। कुत्सिया बेगम ने अल्लाह कह के सीने पे हाथ रख लिया। क्या हो गया है मेरी बच्ची को? इशा की नमाज के बाद शाह साहब ने अपने उस्ताद मोहतरम को फ़ोन किया। इत्तिफाक से उस्ताद साहब कराची में थे। शाह साहब ने सारी बातें उनके गोशे गुजार की। सारी बातें उस्ताद साहब ने सुनी। फिर बोले, शाह जी मैं इस वक्त इससे भी ज़्यादा ताकतवर खबीस से मुकाबला कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह आज से 3 दिन बाद जुमा मुबारक को हाज़िर हो जाऊँगा। शाह साहब ने ये बात जमील साहब को बता दी। मगर ये 3 दिन कैसे गुज़रे क्योंकि रौनक पर हावी होने वाला खबीज़ अब ज़ाहिर हो चुका था। वक़ार बेटी की तकलीफ़ देखकर एक सबसे पूछते हुए आलिम को ले आया। आलिम साहब का तो रौनक ने वो हशर किया कि इनकी जान के लाले पड़ गए। वो अपना सारा सामान छोड़कर जान बचाकर पागलों की तरह घर से भागा। रौनक ज़ोर ज़ोर से कहके लगा रही थी। अल्लाह अल्लाह करके 3 दिन गुजरे। जुमे को नमाज के बाद उस्ताद साहब तशरीफ़ लाए। शाह साहब के साथ उनके आते ही रौनक ने शोर किया कि घर के दरवाजे हिलने लगे। इसने कमरे के एक को खंडर बना दिया, खिड़कियाँ भी तोड़ डाली, पर्दों में आग लग गई। खुद ब खुद सारे घर वाले सहमे हुए एक कोने में खड़े थे। उस्ताद साहब ने सब घर वालों को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। शाह साहब ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया। उस्ताद साहब रौनक के बेड के बराबर में कुर्सी पर बैठ गए। शाह साहब उनके पास खड़े हो गए। उस्ताद साहब ने मुकद्दस कलाम पाक हाथ में पकड़ा और सूरह जिन की तिलावत करने लगे। रौनक बेकाबू होने लगी। उस्ताद साहब ने शाह साहब को इशारे से रौनक के हाथ पकड़ने को कहा। शाह साहब ने रौनक के हाथ पकड़ने की कोशिश की मगर वो उनके काबू में नहीं आ रही थी। उस्ताद साहब ने अपना मुंह का लुआब उसके
माथे पे लगाया। रौनक कुछ काबू में आ गई। शाह साहब ने इसके हाथ पकड़ लिए मजबूती से। जैसे जैसे उस्ताद सब अमल करते जा रहे थे वैसे वैसे कमरे में आंधी तूफान बपा हो रहा था। अलमारियाँ, कुर्सियाँ और चीज़ें कमरे में घूम रही थीं। इन दोनों को भी आकर लगी थीं, जिसकी वजह से दोनों ज़ख्मी भी हुए थे मगर अपना अमल तसलसल से कर रहे थे। धीरे धीरे कमरे में सुकून होने लगा। रौनक भी अब कमज़ोर पड़ गई। उस्ताद साहब ने पुरजलाल आवाज़ में पूछा, कौन है तू और यहाँ कहाँ से आया है इस बच्ची पर? पहले तो रौनक खामोशी से उस्ताद साहब को घूरती रही। फिर जब उस्ताद साहब ने इस पर दम वाला पानी मारा तो बोली, बताती हूँ, मेरा नाम ताजो है। मैं सदियों पहले इस धरती पर हुकूमत करता था मगर ना जाने कैसे एक मुसलमान आलिम ने मुझे एक बोतल में बंद कर दिया। मैंने बोतल में जाने से पहले इस बस्ती को उलट दिया और हम सब इसमें दफन हो गए। मेरी कैद बोतल में होने की वजह से मेरी सारी ताकतें भी ख़त्म हो गई मगर कुछ दिन पहले इस लड़की के दादा ने मुझे वहाँ से निकाला और बोतल अपने साथ ले आया। इसकी पोती ने वो बोतल खोल ली। बस फिर क्या था, मैं इसमें घुस गया। अब मैं इस दुनिया से इंतकाम लेना चाहता हूँ मगर तू ना जाने कहाँ से आ गया। अब ये बता, तू जाएगा कैसे इस बच्ची को छोड़कर अपनी दुनिया में? शाह साहब के उस्ताद बोले, नहीं नहीं, मुझे इससे ही छोड़ दो, मैं इस लड़की के अंदर से चला जाऊंगा। उस्ताद साहब गुस्से से बोले, नहीं, तेरी मर्ज़ी नहीं चलेगी, अब मैं तुझे जला दूंगा। ताजू, नहीं, मैं अपनी दुनिया में चला जाऊंगा। उस्ताद साहब वादा कर। हाथ रौनक के तरफ बढ़ा के बोले। हिचकिचाते हुए रौनक ने भी अपना हाथ उस्ताद साहब के हाथ में दे दिया। ठीक है, पक्का वादा। फिर रौनक बेहोश होकर बिस्तर पे गिर पड़ी। उस्ताद साहब ने सब घर वालों को अंदर बुलाया। जमील साहब, अब ये बच्ची बिल्कुल ठीक है मगर आपको भी अब बहुत एहतियात करना होगी। आप आसारे कदीमा से निकली हुई चीज़ें घर नहीं लाएंगे। जमील साहब अपने हाथे पे हाथ मारते हुए बोले, हाँ, अब याद आया, वो बोतल, वो तो मैं भूल ही गया था। उफ, ये मुझसे कैसे हो गई इतनी बड़ी गलती। इसके बाद रौनक बिल्कुल ठीक हो गई। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।